वेलकम स्टूडेंट। मेरा नाम प्रदीप है एंड आई टीच बायोलॉजी ऑन बिहाफ ऑफ ओएसएफ इंस्टीट्यूशन। आई एम हियर टू प्रोवाइड यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 12th बायोलॉजी जीएसएबी बोर्ड एग्जामिनेशन। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि आपके जो 4 मार्क के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, मान लीजिए अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन पे जाकर के आप क्लिक कर सकते हो। अगर आपका हाथ वहां तक नहीं पहुंचता तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन किया है तो उसके अंदर सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, है ना। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्विकली सेक्शन बी को। तो सेक्शन बी में 3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत लार्ज क्वेश्चन तो नहीं है, मीडियम क्वेश्चन है। लिखते समय क्या ध्यान रखना है, कहीं डिस्क्रिप्शन जरूरत से ज्यादा ना आ जाए, नंबर 1। नंबर 2, थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल करना है। कभी कभार ऐसा होगा जो 3-4 एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है ना, उसको आप सही तरीके से कंस्ट्रक्ट करोगे तो एक ही स्टेटमेंट में फिनिश कर पाओगे। तो आप वहां पर स्टेटमेंट को थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं। ये स्टूडेंट, मैंने स्टेटमेंट को कंप्रेस करने को बोला है, उसके अंदर से कोई इंपॉर्टेंट की टर्म्स है ना, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज, उसको कहीं ना काट लीजिए, क्योंकि वो तो भैया आपका मार्क्स गेन करने का तरीका था, तो वो तो रहना चाहिए, है ना। स्टेटमेंट को खाली कंप्रेस करना है। तो आइए देखते हैं वो 3 मार्क के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। काफी सारे क्वेश्चन है। देखिए, हम सारे क्वेश्चन तो ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, कुछ की क्वेश्चंस को उठाएंगे और वहां देखेंगे कि क्या क्या चीजें और कैसे लिखनी है। जैसे यहां पर दे रखा है, अच्छा, सेकंड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, एक्सप्लेन द प्रोसेस फ्रॉम क्लीवेज ऑफ जाइगोट टू इम्प्लांटेशन। अब देखिए, यहां पर मेंशन किया गया है डायग्राम इज नॉट नीडेड। तो आपको क्या करना है, फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद स्पर्म सेल जब ओवम के साथ फर्टिलाइज होता है, उसने बना दिया जाइगोट। अब आपका आंसर की शुरुआत होती है एंड दैट इज, क्या करना है, जाइगोट का क्लीवेज। तो अब जाइगोट डिप्लॉइड सेल है, जब सबसे पहला सेल डिवीजन होता है ना लेस देन 24 आवर्स में, तो वो सेल जो छोटी साइज के 2 सेल बनेंगे उसको हम बोलते हैं सेल क्लीवेज। तो जाइगोट क्लीवेज की वहां शुरुआत हुई। और क्या बता रहे हैं, क्लीवेज ऑफ जाइगोट टू इम्प्लांटेशन, मतलब जाइगोट डिवीजन से लेकर के इम्प्लांटेशन तक आपको एक्सप्लेन करना है। तो सर, एनसीईआरटी में इस चीज को क्या बताया जाए, मतलब कौन सा ऐसा डायग्राम है जिससे हमें ये पता लगेगा कि हाँ सर यही लिखना है। तो ये रहा वो डायग्राम। देखिए, बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा है ना। देखिए, सी डायग्राम जो है बेटा, ये बता रहा है क्लीवेज के बारे में, है ना। डिप्लॉयड जाइगोट और उसके अंदर से 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज एंड देन 8 to 16, जिसको हम मोरुला बोल देंगे लॉजिकली स्पीकिंग। अब देखिए, पूरा बेहतरीन डायग्राम उन्होंने बता रखा है ना। तो इसी डायग्राम का जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर लिखा है। देखिए क्या बोला है, द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज द जाइगोट मूव थ्रू isthmus of oviduct called cleavage towards uterus and forms 2, 4, 8, 16 daughter cells called blastomere. नाउ, ये पूरी चीज उन्होंने यहां से एक्सप्लेन करना शुरू किया है ना। देखिए, ये सब तो जाइगोट एंड पोलर बॉडी के बारे में बताया है, यहां से एक्सप्लेनेशन की शुरुआत होगी। देखिए, डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है और यहां पर इम्प्लांटेशन के बारे में बता दिया। द ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मोरुला। कौन सा ब्लास्टोमियर, ये ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो, एम्ब्रियो विथ 8 to 16 सेल स्टेज इज नोन एज अ मोरुला। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। देखिए, बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, तो जब डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ते जाते हैं ना, तो एनसीईआरटी खुद कुछ ना कुछ ऐसे क्लूज पीछे छोड़ के जा रही है जो क्लू कल के लिए हमारा बेस्ट एमसीक्यू बन सकता है। याद रहे, बोर्ड एग्जाम के बाद आप कुछ सीईटी की एग्जाम भी देने वाले हो, जो जिसमें भी एमसीक्यू आएंगे, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट नीट यूजी, मेडिकल के लिए जो नीट यूजी की एग्जाम देंगे वो भी एमसीक्यू पैटर्न की एग्जाम है। तो उनमें भी काफी सारे, जैसे मैं आपको बता दूं, 90 में से कम 85 या उससे भी ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी के स्टेटमेंट या उन्हीं लाइंस को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके बनाए जाते हैं, है ना। तो 8 to 16 स्टेल स्टेज मोरुला, मोरुला के बाद आप क्या एक्सप्लेन करेंगे, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज एंड देन वो ब्लास्टोसिस्ट जो है वो पूरा यूटेरस की एंडोमेट्रियम के अंदर जब चला जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है, तब उसको क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। तो आपने जाइगोट के डेवलपमेंट के बारे में बताया और इम्प्लांटेशन के बारे में बताया, क्योंकि ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो जाइगोट डिवीजन ब्लास्टोसिस तक का जो एक्सप्लेनेशन है, इट इज हैविंग 1.5 मार्क्स एंड 1.5 मार्क्स किसके लिए चले जाएंगे, फाइनल
डिस्क्रिप्शन एंड दैट इज रिलेटेड टू इम्प्लांटेशन। तो यहाँ बेहतरीन तरीके से लिखा है, देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया है दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो कभी कभी क्या होता है, एनसीईआरटी क्या करती है, डिस्क्रिप्शन की शुरुआत यहां से करती है, द इम्प्लांटेशन फॉलोज दी बिलो गिवन स्टेप्स, या फिर उल्टा कर देंगे, पूरा इम्प्लांटेशन के बारे में एक्सप्लेन करके लास्ट में बोल देंगे दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, है ना। तो डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी को इसीलिए ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि आपको पता चले कि मुझे यहां से इतना इस क्वेश्चन के अंदर लिख। क्वेश्चन क्या था बेटा, क्वेश्चन बताया गया था कि जाइगोट का डिवीजन और इम्प्लांटेशन, डिवीजन एंड इम्प्लांटेशन, है ना। चलिए अब यहां पर दे रखा है विथ सुटेबल डायग्राम, डायग्राम बनाना है, कॉमा के बाद बताया डिस्क्राइब दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड। अब लॉजिक है, मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम बनाओगे, अच्छे से लेबल करोगे और उसी के बेसिस पे आप पूरा डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखोगे। याद रखना, जब आप मेमोरी ग्लैंड के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो ना, तो उसके अंदर एक चीज मेंशन करना मत भूलना, अ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। एंड क्योंकि मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो उनके मेन टिश्यू है ना, एल्वियोलस टिश्यू, जहां पर एल्वियोलस सेल्स होते हैं, वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए प्रोलैक्टिन जरूरी है, और वहां से मिल्क को इजेक्ट करना है तो उसके लिए क्या जरूरी है बेटा, ऑक्सीटोसिन। ये मेंशन करना भूलना मत जब आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, याद रहे डायग्राम एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। कभी कभार इससे क्वेश्चन को समझने में ऐसा हो सकता है कि सर ये जीन क्या है, ठीक है, डोंट वरी। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, एनसीईआरटी के अंदर जो बेहतरीन डायग्राम दे रखा है ना, तो आपको एक टेम्पलेट स्ट्रैंड दे रखी है, एक कोडिंग स्ट्रैंड दे रखी है जो टेम्पलेट के ऑपोजिट है ना। एक प्राइम जो 5 प्राइम एंड की तरफ आपको प्रमोटर दे रखा है, और आगे 3 प्राइम की तरफ क्या दे रखा है, टर्मिनेटर। वही तो हमारा आंसर है, दैट इज दी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, है ना। तो याद रहे एनसीईआरटी में जब आप ये डायग्राम ड्रॉ करके डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं ना, उस समय पर बहुत केयरफुल रहिएगा डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है 3 मार्क के क्वेश्चन की बजाय हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं और वो हमारा टाइम कंज्यूम करके चला जाता है। तो ये गलती प्लीज ना करिए। ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है बायोटेक से। कहाँ से निकल के आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, बायोटेक से। तो डेफिनेटली प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, है ना। जीन एक्सप्रेशन के बारे में बताया जा रहा है, किसके बारे में, जीन एक्सप्रेशन के बारे में। चलिए आ गए हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पूछा है, क्या पूछा है, सो यस, 2 क्वेश्चन इससे जुड़े हैं, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पिछले कई सालों से बोर्ड का बहुत फेवरेट रहा है, चाहे वो एमसीक्यू की बात करते हैं या फिर 3 मार्क के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये रहा पूरा स्कीमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ध्यान से, प्रमोटर ऑपोजिट साइड, मतलब उसके अदर एंड पे आपको टर्मिनेटर मिल रहा है, और दोनों स्ट्रैंड को बढ़िया से बताया गया है, 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड। ये कोडिंग स्ट्रैंड है ग्रीन कलर में जो है एनसीईआरटी में, और उसके ऊपर जो है ब्लू कलर की, दैट इज टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या है, देखिए छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि उसी को देख के तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर पे एरो इस तरफ दिखा रखा है, मतलब वो क्या बता रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है। कैसे, 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड। देखिए एरो इस तरफ है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन कैसे जा रहा है, प्रमोटर से उस तरफ, मतलब 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड, अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट स्ट्रैंड, बट अकॉर्डिंग टू कोडिंग स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, है ना। अब यहाँ पर देखो बढ़िया से उन्होंने चीजें दे रखी है ना, ये एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो यही तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, है ना। एक तरफ टेम्पलेट स्ट्रैंड दे रखी है, उसके ऑपोजिट दे रखा है कोडिंग स्ट्रैंड, और यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है, कैन यू नाउ राइट द सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्राइब फ्रॉम अबव डीएनए। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर भले उन्होंने लिखा कोडिंग स्ट्रैंड है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से जब आरएनए बनता है, तो वहां पर आरएनए के जो बेसिस ऐड होते हैं ना, न्यूक्लियोटाइड्स, वो अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट स्ट्रैंड ऐड होते हैं। तो जो आपकी टेम्पलेट स्ट्रैंड है, वहां पर जो जो न्यूक्लियोटाइड्स है, उसके ऑपोजिट आरएनए के न्यूक्लियोटाइड आपको रख देने हैं। याद रहे डीएनए में एटीजीसी है,
तो आरएनए में AUGC है। डीएनए में जिस जगह पर थाइमिन है, आरएनए में उस जगह पर क्या है? यूरेसिल। क्या है? तो अच्छे से ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को एक्सप्लेन कर दिया आपने, और उसके बाद जो चीज पूछी गई है वो आप लिख देंगे, है ना? दैट्स इट। एक्सप्लेनेटरी नोट 3 मार्क्स। नाउ डिस्क्राइब द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो यहाँ पर आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में सोचना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो सैंपल है उसमें से डीएनए आइसोलेट करेंगे और देन उसको रैंडम फ्रैगमेंट्स में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से तोड़ेंगे, डीएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करेंगे, और बाद में एंड में जब बैंड्स मिलते हैं ना जेल पे, उसको जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता लगता है कि कौन कौन से रिपीटेटिव सीक्वेंस कहाँ कहाँ मैच हो रही है। तो यहाँ पर आप वो टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? टेक्निक बोला है उन्होंने, क्या बोला है? टेक्निक, प्रिंसिपल नहीं बोला, है ना? याद रखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो प्रिंसिपल है, जहां पर वो सारी चीजें बताया गया है ना, VNTRs, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स वगैरह, तो वो प्रिंसिपल है। क्या है? प्रिंसिपल। बट दैट इज नॉट गिवन हियर। प्रिंसिपल नहीं दिया है उन्होंने, क्या बताया है? रिगार्डिंग टेक्निक, है ना? तो ये याद रखिएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन ध्यान से देख लेते हैं। डिस्क्राइब द एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, इवोल्यूशन का जो चैप्टर है ना, उसमें ये क्वेश्चन आने की संभावना हालांकि बहुत कम है, लेकिन हम सारे एस्पेक्ट को ध्यान से देखेंगे, है ना? तो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ एविडेंस है, अर्नस्ट हैकल, है ना, आल्फ्रेड वैलस वगैरह, उन साइंटिस्ट ने पूरा अच्छे से बताया है कि जब एम्ब्रियोस डेवलप हो रहे हैं ना अलग अलग ऑर्गेनिज्म के, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कुछ स्टेजेस को वो शेयर करते हैं। शेयर करते मतलब उनके थोड़े बहुत मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कैसे मिलते हैं? सिमिलर मिलते हैं, है ना? वो थोड़ा याद रखिएगा। तो एनसीईआरटी से ध्यान से पढ़िएगा। अडैप्टिव रेडिएशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मेरा फेवरेट टॉपिक इसीलिए भी है क्योंकि इसके अंदर से ना बेहतरीन एमसीक्यू के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, है ना? इवोल्यूशन चैप्टर से निकल के आ रहा है ये क्वेश्चन, तो जाएंगे इवोल्यूशन वाले चैप्टर में और ध्यान से देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली दिस अडैप्टिव रेडिएशन इज। देखिएगा यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत वैल्यूएबल है, तो एमसीक्यू में भी आपको बहुत हेल्प करता है ना? तो दोनों क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ, ताकि कोई कंफ्यूजन भी ना हो और हमारे एमसीक्यू में भी मार्क्स कट ना हो, है ना? ओके, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एंड प्लासेंटल मैमल। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एंड प्लासेंटल मैमल, यहां पर लिखा है व्हाट इज अडैप्टिव रेडिएशन। और इस अडैप्टिव रेडिएशन में चार्ल्स डार्विन जब गैलापागोस आइलैंड पे गए थे तो उन्होंने फिंचेस, बर्ड्स को देखा और उनकी बीक्स को चेक किया और पता लगा कि सारी बीक्स के मॉर्फोलॉजिकल शेप अलग अलग है, बिकॉज दे आर अडेप्टेड टू कंज्यूम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स फ्रॉम इंसेक्ट टू सीड्स टू फ्रूट, एंड बिकॉज ऑफ विच उनकी बीक्स के शेप कैसे थे? अलग अलग। तो अडेप्टिव रेडिएशन में ये एक्सप्लेन कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर बताया गया ना, अडेप्टिव रेडिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। सी, सिर्फ ऑस्ट्रेलियन रीजन में रहने वाले जो मार्सुपियल्स थे उनके एंसेस्टर कॉमन थे, और वहां से लिटरली रेडिएट होकर के बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनिमल बने। तो ये सब क्या है? कॉमन एंसेस्टर थे और अलग अलग ऑर्गेनिज्म बने। याद करो, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो अगर हम सिर्फ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल की बात करते हैं, है ना, तो ये इंटरनल कंपैरिजन है। इंटरनल कंपैरिजन मतलब विद इन एक जियोग्राफिकल रीजन में एक कॉमन एंसेस्टर्स और उनमें से इतने सारे ऑर्गेनिज्म आए, तो दिस इज नोन एज अ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। मूविंग टू द नेक्स्ट, इसी अडैप्टिव रेडिएशन के अंदर एक एक्सप्लेनेशन यहां पर दे रखा है। बेटा ये कंपैरिजन है, देखना थोड़ा ध्यान से। एक तरफ हमें दे रखा है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, जहां पर कुछ एग्जांपल है, मार्सुपियल मोल, राइट, नम्बैट, मार्सुपियल माउस, फ्लाइंग फैलेंजर्स, ट्रांसमेनियन वुल्फ, ये सब ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है। और उसके ऑपोजिट की तरफ दे रखे प्लासेंटल मैमल्स। क्या दे रखे हैं? प्लासेंटल मैमल्स। अब देखिए, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल जो है वो ऑस्ट्रेलिया एज अ डिफरेंट जियोग्राफी में है, प्लासेंटल मैमल दूसरी जगह पर है।
तो अगर हम जियोग्राफी के हिसाब से देखें तो दोनों एनिमल्स के जो एंसेस्टर है वो डेफिनेटली अलग होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अलग होने चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, अभी हम जो देख रहे हैं प्लासेंटल मैमल एज वेल एज ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ये एक्सटर्नल कंपैरिजन है। जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल की विद इन इंटरनल कंपैरिजन जो थी वो इंटरनल थी। कैसी थी? इंटरनल। और ये कैसी है? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कंपैरिजन। और इससे हमें पता लग रहा है कि सर ये जो मार्सुपियल मोल है एंड प्लासेंटल मैमल का मोल है ना, वो सिमिलर लग रहा है आपको। अच्छा, फ्लाइंग फैलेंजर एंड फ्लाइंग स्क्विरल दोनों सिमिलर लग रहे हैं, दो दे हैव अ डिफरेंट एंसेस्टर्स। दोनों के एंसेस्टर अलग है, लेकिन आज वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर नजर आ रहे हैं। तो हम ऐसे जा रहे हैं ना, एक ट्राइंगल बन रहा है। ये क्या हुआ? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, इफ यू कंपेयर प्लासेंटल मैमल एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, देन इट इज नोन एज अ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बट इफ यू जस्ट लुक एट द ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एंड अडैप्टिव रेडिएशन, दिस इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है? तो हमारे क्वेश्चन में उन्होंने क्या बताया है? सी, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, है ना। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जांपल पूछे उन्होंने। क्या पूछे हैं? तो अब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में आप लिख सकते हो, हाँ, आप प्लासेंटल मैमल एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल की कंपेयर करके इसको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी बता सकते हो। इट्स नथिंग टू वरी अबाउट, है ना। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अडेप्टिव रेडिएशन बताया है, यहाँ पर डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर तो आपके पास बहुत सारे एग्जांपल है ना। कुछ प्लांट्स के भी एग्जांपल है, उनकी मॉर्फोलॉजी, है ना। कुकुरबिटा के जो थॉर्न्स है, टेंड्रिल्स है, वो सारी चीजें आप बता सकते हो ना। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिटेल अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर हो गया, अब उसकी ट्रीटमेंट, है ना। तो वहां पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स जो दे रखी है, वो सारी ट्रीटमेंट अच्छे से आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, है ना। इसमें एंड में जो इम्यूनोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे रखी है ना, दैट इज इंटरफेरॉन ट्रीटमेंट है, वो, है ना। कैंसर से रिलेटेड जो मैजिक बुलेट्स जिनको हम बोलते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज विच वर्क्स अगेंस्ट कैंसर, वो ठीक है, वो एनसीईआरटी का डिस्क्रिप्शन नहीं है। लेकिन हाँ, जितनी चीज ट्रीटमेंट में एनसीईआरटी में दे रखी है सारी आपको ध्यान से करनी है। अब देखिए, ये ट्रीटमेंट दे रखा है, डिटेक्शन नहीं दिया। क्या दे रखा है? ट्रीटमेंट, रेडियोथेरापी, और क्या आएगा? कीमोथेरापी, इम्यूनोथेरापी, ये सब ट्रीटमेंट के ऑप्शन है कैंसर के लिए, तो वो लिखना है। अब यहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया, उन्होंने बता दिया डिस्क्राइब लिम्फोइड ऑर्गन। क्या बोल दिया? डिस्क्राइब लिम्फोइड ऑर्गन। तो सीधी सी बात है, जब लिम्फोइड ऑर्गन की बात करेंगे, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, टर्सरी लिम्फोइड ऑर्गन, तो सबको एक्सप्लेन कर देना है। प्राइमरी को एक्सप्लेन करेंगे 1 मार्क्स, सेकेंडरी का एक और मार्क, और टर्सरी का और। ध्यान से याद रहे। अब आता है, कुछ बच्चों के लिए कंफ्यूजिव हो सकता है ये, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, है ना। तो इसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पूरा एक टॉपिक है, टाइटल ही दे रखा है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, तो उसी टॉपिक को लिखना है। बट आप ध्यान से देखेंगे ना, तो उसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा लार्ज है। तो क्या करना है? स्मार्टनेस यूज करनी है, और डिस्क्रिप्शन को आप थोड़ा ब्रीफ बना दीजिए। सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को आप अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दीजिए, और फिर उसको ध्यान से लिख दीजिए। ठीक है? खास ध्यान रहे, यहाँ पर आपको वैक्सीनेशन मतलब कि थोड़ा सा एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, उसके बारे में लिखना पड़ेगा। मैं आपको जो बता रहा हूँ थोड़ा ध्यान से समझिए। मैं बात कर रहा हूँ वैक्सीनेशन में जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है, पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है, दोनों को एक्सप्लेन करना है, खाली एक को नहीं। ध्यान रखिएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब देखिए, ऐसे तो अगर हम देखने जाएंगे ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते ही जाएंगे, है ना। एक और बेहतरीन क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा। देखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर ये टॉपिक अच्छे से दे रखा है, दैट इज यूजेज एज अ बायो फर्टिलाइजर। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम एक फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। ये क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको ना उल्टे तरीके से भी पूछ सकते हैं। क्या? rather than asking bacteria as a biofertilizer, they may ask, write a short note on microbes used as a biofertilizer. Microbes used as a biofertilizer. तो थोड़ा आंसर इसका बदलेगा। ये स्टूडेंट यहां पर उन्होंने बहुत प्रिसाइजली बताया है बैक्टीरिया एज अ बायोफर्टिलाइजर, बट अगर उन्होंने माइक्रोब्स बोला है, तो बैक्टीरिया के साथ साथ दूसरे माइक्रोब्स भी आ जाएंगे, कुछ फंगस भी आ जाएगी, है ना। तो इसीलिए
जब सेक्शन शुरू करने से पहले आपको 10 मिनट पढ़ने को मिलते हैं ना पेपर, तो ध्यान से पढ़ना जरूरी है। इससे पता लगेगा कि मुझे लिखना क्या है ना। यहाँ पर बताया है एक्सप्लेन इन डिटेल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो काफी सारे हम जानते हैं, एको आर1, वैम, H1, PVU1, PVU3, बहुत सारे हैं। तो आप क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेकर के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एको आर1 का एग्जाम्पल लीजिए और उनकी सीक्वेंस, रिकॉग्निशन सीक्वेंस को लिख दीजिए और उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आते हैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ, जो कि एमसीक्यू के लिए भी बहुत जरूरी है, एज वेल एज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर थियोरेटिकल पार्ट। दैट इज, डिस्क्राइब द रोल ऑफ अग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस इन ट्रांसफॉर्मिंग अ प्लांट सेल। थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पर हमारा अग्रोबैक्टीरियम क्या कर रहा है, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट प्लांट के अंदर इंसर्ट कर रहा है ना। तो अग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसन, खास याद रहे, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। आपको क्या पढ़ना है इसके लिए, चैप्टर नंबर, दैट इज बायोटिक एंड इट्स एप्लीकेशन। यू वांट मी टू गो देयर एंड हैव अ लुक एट इट वंस, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि डिस्क्रिप्शन और एमसीक्यू दोनों के लिए जरूरी है। मुझे लगता है एक बार वहां जाकर के देख ही लेना चाहिए कि एक क्वेश्चन में लिखना क्या है, कितना लिखना है ना। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिन, और ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है फ्रॉम द चैप्टर, एंड दैट इज बायोटिक एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटिक एंड इट्स एप्लीकेशन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग है। जब चैप्टर इजी होते हैं तो वहाँ स्कोरिंग लाना हमारे लिए और आसान हो जाता है। तो इजी चैप्टर को नेग्लेक्ट ना करिए, उसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि वो इजी है तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और स्कोरिंग चैप्टर भी कहेंगे, है ना। आएंगे हम पीसीआर पे भी आएंगे, बायो रिएक्टर्स वगैरह देखेंगे, बढ़िया सी चीज़ है ये, और इसको बोर्ड में काफ़ी बार रिपीटेडली पूछा भी गया है ना। चलिए देखिए, बढ़िया से एक्सप्लेनेशन दे रखा है। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में इन्होंने बताया है आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में, आरएनए आई एज अ टॉपिक, और यहीं पर उन्होंने एग्रोबैक्टीरियम का यूज किया है। तो आइडियली स्पीकिंग, ये जो एग्रोबैक्टीरियम को हम यूज कर रहे हैं ना टू इंसर्ट अवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द होस्ट प्लांट, ये सेम क्वेश्चन जो है उसको आरएनए आई से भी पूछा जा सकता है। आरएनए इंटरफेरेंस, राइट, ब्रीफ शॉर्ट नोट और आरएनए इंटरफेरेंस, या फिर how agrobacterium is responsible for inserting gene of interest into the host plant cell. आइडली स्पीकिंग दोनों सेम हुआ, है ना। 3 मार्क का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए बेटा, इसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसके अंदर से एमसीक्यू भी बहुत पूछे जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो है ही है, एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को जल्दी से। आगे बताया है उन्होंने बीटी कॉटन इन डिटेल। अब देखिए, मैंने ही यहां पर बता दिया है कि एक्सप्लेन आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म विद एग्जांपल, तो वही एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसन वाला आ गया, है ना। इससे आपको ये भी पता लग रहा है कि सर ये 2 बार क्वेश्चन सिमिलर क्यों आया। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि दोनों क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया है, ताकि आपको समझ आए कि तरीके 2 हो सकते हैं लेकिन आंसर उसका सेम हो सकता है। एक और क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। वेरी नाइस, है ना। इकोसिस्टम चैप्टर से आ रहा है ये क्वेश्चन, तो आपको इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर बताना है और उनके फंक्शन, वहां पर कैसे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। आगे जाते हैं। ओहो, एक और। अब ये बेहतरीन एग्जांपल है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर से, कि अगर सडनली हमारी नेजल कैविटी के एपिथेलियम ने थोड़ी ठंडी हवा को डिटेक्ट किया तो हमें आ सकती है स्नीजिंग। आइडियली ये एक इम्यून रिस्पॉन्स है। क्या है? इम्यून रिस्पॉन्स, है ना। देखिए, बायोलॉजी की लाइफ इतनी मजेदार है कि नॉर्मल लाइफ में रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते भी हम काफी सारे कंसेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं, और क्या पता वो एमसीक्यू में आ जाए। अब रोने की बात करी है तो मुझे बताना पड़ेगा आपको कि जब हम रोते हैं, टीयर्स जो हमारी लैक्रिमल ग्लैंड से रिलीज होते हैं, उसके अंदर लाइसोजाइम होता है, विच कैन इजीली किल द माइक्रोब्स सराउंडिंग टू द आईज। तो वो बोलते हैं ना, दाग अच्छे हैं, मुझे लगता है रोना अच्छा है। आंखों को क्लीन करता है, स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करता है, और टीयर में बैठा लाइसोजाइम हमारे आंखों के इन्फेक्शन को भी डिक्रीज कर सकता है ना।
चलिए आगे देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। वाह, briefly explain the Rivett-Popper hypothesis of Paul Ehrlich. It's very important. इकोसिस्टम की की स्पीसीज को जब हम रिमूव करने जाते हैं ना, तो किस तरीके से पूरी की पूरी इकोसिस्टम डिस्टर्ब होती है, उसके बारे में पॉल एलरिच ने बताया था। राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस, याद करिए उस एरोप्लेन को जिसके बारे में वो बता रहे थे कि जब एरोप्लेन हवा में है या एक एरोप्लेन के अंदर बहुत सारे स्क्रूज एंड राइवेट्स ऑर्गेनाइज्ड है, तो कुछ छोटे मोटे राइवेट्स को आप हटाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट विंग्स जो कि एरोप्लेन का एक मेजर पार्ट है, वहां से आपने एक राइवेट को पॉप अप किया तो डिस्ट्रक्शन बहुत बड़ा हो सकता है ना। तो की स्पीसीज को जब आप इकोसिस्टम में से हटाते हैं तो इकोसिस्टम कैन डैमेज ग्रेटली। तो वो पॉल एलरिच के द्वारा बताया गया हाइपोथेसिस है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिनोट दी सेलियंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम। देखिए ये क्वेश्चन बेटा काफी बार रिपीट हो रखा है एग्जाम में, है ना, फेवरेट ही है। तो वो क्या करते थे, Ni6 Ni4, 2 मार्क में पूछ रहे हैं तो Ni4, 3 मार्क में पूछना है Ni6। तो भाई हमें तो एक बार पढ़ ही लेना है। जैसे HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जो फीचर्स है ना, वैसे ही यहाँ पर क्या दे रखा है, ह्यूमन जीनोम के सेलियंट फीचर्स भी दे रखे हैं, दोनों अलग है ना, याद रखना है। जेनेटिक कोड के भी फीचर्स है भैया, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर दे रखा है लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। in situ ex situ conservation, describe various methods used in situ conservation। मतलब in situ conservation की पूरी शॉर्ट नोट लिखनी है आपको, है ना। तो लगभग लगभग आपको यहां पर मैंने 30 जितने क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो आपका जो पूरा सेक्शन सी बोर्ड में आने वाला है वो इसी के इर्द गिर्द आएगा। अगर किसी बच्चे ने 32 के सारे क्वेश्चन ध्यान से करे हैं समझ के, तो उनके लिए सेक्शन सी बेहतरीन जाने वाला है, लगभग सारे क्वेश्चन उनको कंप्लीटली आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इन पेपर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक्सेस करना है, यू कैन डेफिनेटली गो टू दी आई बटन, या फिर वीडियो के एंड में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर व्हाट्सएप लिंक दे रखिए, ग्रुप को तुरंत ज्वाइन करिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।